सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पॉलिटी वाली सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही है। उसमें टॉपिक आता है भी कैसे जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो इंडिया की क्या सिचुएशन थी, कैसे करके पूरे इंडिया को कंट्रोल किया गया। तो ये पूरे आप कह सकते हो हिस्ट्री में थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट आता है। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए थे तो अप्रोक्सीमेटली 565 के आसपास, कुछ बुक्स 555 भी लिखती हैं, छोटे छोटे राजे यहाँ पे बैठे हुए थे। इनको इकट्ठा करने में जो मेन रोल प्ले किया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हो। उन्होंने ये प्ले किया है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनकी सबसे बड़ी जो है दुनिया की जो है स्टैचू भी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। तो जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, ब्रिटिश का मेन था कि हम जैसे मर्जी करके इनको पावर डिवाइड कर दें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता संविधान बनता रहेगा और इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब 1947 में ये इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, 15 अगस्त को ये डिक्लेयर किया गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो काफ़ी इससे पहले ही 1946 के आसपास ही राइट्स होने स्टार्ट हो गए थे। तो डिवीज़न तो बहुत डीपली चला गया था। इनमें आपस में जो लड़ाई है, नफ़रत कह सकते हो आप, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, बहुत डीपली इनग्रेंड हो चुकी थी, यानी कि ब्रिटिश इस चीज़ में कामयाब हो चुके थे। अब जो उस समय के जो हुक्मरान थे, जहाँ जो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ठीक है, ऐसे जो लीडर थे, इनका मेन था भी हम जैसे भी करके जो अंग्रेज़ चाहते हैं भी बहुत सारे टोटे करके जाए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके जाए इंडिया को, ऐसे जिस मर्जी करके इसको इकट्ठा करके बिठा ले। तो जो सरदार पटेल है, उन्होंने जो 5 आप कह सकते हो 52 या 62 जितने भी हैं, और कुछ बुक्स में अलग अलग मेंशन है, उनको इकट्ठा करके बिठाया, ठीक है। चाहे आप कह सकते हो प्यार से या चाहे थोड़ा सा तलवार के वार से, यानी कि डिफेंस के थ्रू। लेकिन जो 3 स्टेट्स हैं बड़ी, वो नहीं आई थी। वो कौन सी थी याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात वाली साइड में, और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में पहले जो शासक था वो हिंदू था, हरी सिंह जो है, जो बाद में प्रजा है जो उसकी वो मोस्टली मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था आगे, वहाँ के कबायली ट्राइबल्स को लगा के पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब जो वहाँ का राजा था उसको ये था भी ये तो मुझे मार देंगे भाई, तो वो हेल्प लेने कहाँ पे गया, इंडिया के पास। इंडिया ने पहले यही शर्त रखी भी पहले बिना किसी शर्त में आप इंडिया में शामिल होगे, यानी कि यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करोगे कि हमें इंडिया में शामिल होने में बिना किसी शर्त से शामिल होने में कोई भी एतराज़ नहीं है, इस चीज़ को पहले लिख के दोगे। तो उसने दिया, इंडियन एयरफोर्स की मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया और ये युद्ध विराम लग गया। लेकिन हमें POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसको यहाँ पे हारना पड़ा, लॉस्ट हो गया हमारे पास से। जूनागढ़ का जो केस था उसमें बेसिकली कह सकते हो भी जो शासक है उल्टा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से, शासक मुसलमान है, प्रजा ज़्यादा हिंदू है। यहाँ पे हमने वोट्स वगैरह कंडक्ट करा ली। तो इसके बेस पे जूनागढ़ इंडिया में शामिल हुआ। उसके बाद जो हैदराबाद है, पता ही है आपको, बिल्कुल नीचे वाली साइड में। अभी तेलंगाना बनी है तो तेलंगाना के पास चला गया है वो, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी नई कैपिटल बन गई है अमरावती। पहले इकट्ठा था हैदराबाद, तो हैदराबाद सेंटर में हेड था इसका निज़ाम। तो वहाँ पे भी हमने पहले उसको प्यार में समझाया, नहीं समझा तो पुलिस एक्शन करके पूरे एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया, ऐसे करके पूरे इंडिया को कलेक्टिवली बिठाया। तो पहली चीज़ हमेशा ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस इंडिया को आज हम देख रहे हैं, इसको क्रिएट करने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का हमें सामना हुआ है।
इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख दिया, अभी पहले आर्टिकल में लिख दिया भी कोई भी ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। जो भी इंडिया को तोड़ने की बात करेगा तो हम पूरी फोर्स लगा के उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एक तो चलो एक्सटर्नल एनिमी है, एक जो इंटरनल एनिमीज़ भी हैं, जिसको सेसेशन कहते हैं, यानी कि कुछ कुछ सेक्शंस हैं इंडिया में जो अलग होना चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर वाला है, वहाँ पे भी चलो अब हटा दिया है। खालिस्तान इशू था, नॉर्थ ईस्ट का इशू है, साउथ में भी कुछ स्टेट्स में ऐसी डिमांड आती हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू विच, जिसके थ्रू इंडिया को क्रिएट किया गया। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें भी हमने डिवाइड किया इनको 2-3 हिस्सों में, पार्ट ए, बी, सी और एक डी में सिर्फ जो अंडमान निकोबार को रखा गया। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनको पार्ट ए में, उसको छोटी पार्ट बी में, और जो बाकी यूटीज़ वगैरह उनको पार्ट सी में रखा गया। सी में मोस्टली थी जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स वगैरह थी। ए में आप देखोगे 216 के आसपास थे, ठीक है। ऐसे ही बी में थोड़े और स्टेट्स वगैरह, और सी में 61 के आसपास थे। लेकिन इन सब को हमने कैंसिल कर दिया 1956 में। 1953 में वैसे जेवीपी कमीशन बैठ गया था, तो उसने ये डिसाइड किया भी 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था 7th अमेंडमेंट के थ्रू, कि हम इंडिया को फिर से क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अब बार किसके ऊपर बेस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे, हम रीऑर्गेनाइज करेंगे किस बेस के ऊपर, के लैंग्वेज के बेस के ऊपर। तो जितने भी पार्ट ए, बी, सी, डी सारी कैंसिल करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तब नोट कर लेना इस चीज़ को, 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। अब जो सिचुएशन है 28 हमारी स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं करंटली जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इन फ्यूचर और भी स्टेट्स वगैरह क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे यूपी में काफ़ी डिमांड है अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड करने की। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है क्रिएट किया गया। कौन सी स्टेट कब क्रिएट हुई ये भी एक टॉपिक में आगे जाके करेंगे। आज का तो बेसिकली हमारा टॉपिक था कि कैसे इंडिया आज़ाद हुआ। जब ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा तो बहुत छोटे छोटे डोमिनियंस थे। डिवाइड एंड रूल 1905 में देखो उनकी पॉलिसी थी, जैसे हिस्ट्री के भी टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। तो उसके बेस पे उन्होंने बहुत अच्छे से ये जो डिवाइड का बीज है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है इंडियंस के दिमाग में, हिंदू मुस्लिम के दिमाग में बहुत डीपली इफेक्ट किया, क्रिएट किया और इनकी यूनिटी को ब्रेक कर दिया। 2 पाकिस्तान क्रिएट हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। और जो बाद में जाके ईस्ट पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करवाया, जो 1971 में बांग्लादेश वॉर जो हुई, ठीक है। उसको उस वहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज को सरेंडर करवा के एक नई कंट्री को क्रिएट करके दिया, बांग्लादेश को, ठीक है। 19 फिर आपको पता ही है 65 में हमारा उनके साथ युद्ध हुआ। 71 वाला आपको बता दिया 1999 में हुआ। तो अब तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद न्यूक्लियर वार ही हो, जब हो। अभी भी कोई रिलेशन खास नहीं चल रहे। रिसेंटली जो नेपाल ने भी अपना नया नक्शा वगैरह किया है, नेपाल भी कभी कभी इंडिया के फेवर में हो जाता है, कभी कभी पीछे से चाइना के फेवर में हो जाता है, बिकॉज वो लैंड लॉक स्टेट है, दोनों के इन बिटवीन फंसा हुआ है। रिसेंटली भूटान हो के आए हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी आप देख सकते हो करंट अफेयर में। भूटान भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नक्शे को देखोगे तो उस साइड में जाकर जो चिकन नेक है, अगर वो गई तो सब कुछ गया, नॉर्थ ईस्ट ही गया। तो हम अपनी कमांड्स को भी शिफ्ट कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं अरुणाचल वाली साइड में। और अरुणाचल में भी जब कोई जाता है, रिसेंटली भी चाहे गए हैं, वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, और उसके ऊपर इमीडिएटली चाइना क्लेम कर देता है भी अरुणाचल हमारा पार्ट है। बिकॉज 1962 में जो वॉर हुई थी चाइना के साथ, वहाँ पे एक तो हमने एक्साइचन उधर से खो दिया, और काफ़ी वो अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल कर लिया था अमेरिका के कहने पे, फिर वो वापस हटा था। तो जो आज के सिनारियो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, हमारे नेबर्स के साथ पॉलिसी में, उसमें पूरा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी झलकता है। एकदम से कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती और एकदम से कोई भी चीज़ डिस्टॉर्ट नहीं होती, और उसके बेस पे जो डिसीजन होते हैं हिस्टोरिकली, वही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, फिर आगे आ जाके पॉलिटी का पार्ट बन जाता है। और कहीं ना कहीं वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि फिर लिंक कहाँ पे आ गया हमारे संविधान के साथ।
तो इसलिए उनकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से ही सारी चीज़ें आगे आगे जाके क्रिएट होंगी। तो आशा करते हैं होपफुली आपको ये थोड़ा सा बिल्कुल बैकग्राउंड समझ आया होगा कैसे कैसे इंडिया क्रिएट हुआ है। बहुत ही मुश्किल से क्रिएट हुआ है। ये 75 ईयर्स प्लस जो हमने यहाँ तक जर्नी की है, इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखें। अब हम एक डोमिनेंट पोजीशन में हैं दुनिया में कि हम इकोनॉमिकली भी 5th पोजीशन पे, डिफेंस वाइज भी 4th to 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले विद इन आप कह सकते हो 2030 तक भी हम 1st, 2nd या 3rd प्लेस पे होंगे। इकोनॉमिकली 3rd प्लेस पे होंगे, 2nd शायद डिफेंस वाले प्लेस पे होंगे, और 47 तक मे बी इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लीडर। ठीक है, आशा करते हैं या होपफुली आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा, पॉलिटी का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो आपसे एक ही चीज़ चाहिए भी, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी हम लेके आपके लिए हाजिर होते रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।